आज हम लोग जो है ऑलरेड-रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चर्चा करेंगे। ऑलरेड-रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए ऑलरेड-रोसो ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे परिभाषित किया। इन्होंने बताया, इनके अनुसार किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम की परिधि पर, जैसे ये एक न्यूक्लियस और ये इसका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन, दूसरा परमाणु, उसके बाहरी कोश और ये न्यूक्लियस, तो इन दोनों के बीच अगर दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बना है तो परमाणु की परिधि पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल है, इस पर नाभिक का जो आकर्षण बल है, यही क्या कहलाता है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ऑलरेड-रोसो के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू ऑलरेड-रोसो, electronegativity is a measure of electrostatic force experienced by the bonding electron, that is valence electron, at the periphery toward the nucleus। देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में जो आबंधन वाले इलेक्ट्रॉन है, परिधि पर जो वैलेंस सेल के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक कितना आकर्षण बल आरोपित कर रहा है, इसी का मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑलरेड-रोसो के अनुसार किसी भी परमाणु की परिधि पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन युग्म है, उस पर नाभिक कितना आकर्षण बल आरोपित कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी का मेजरमेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब जो इस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल है वो किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्स अपॉन डिपेंड्स ऑन जेट इफेक्टिव। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है स्क्रीनिंग के बाद इन इलेक्ट्रॉन, इसके जो बाहर के कोश में या नाभिक के बाहर विभिन्न कोशों में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्क्रीनिंग के बाद जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बचता है उसी पर डिपेंड करता है क्या, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन जो आकर्षण बल फील करेगा वो। तो देखिए आगे ये जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, बॉन्ड पेयर जो है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल कितना आरोपित होगा, ये डिपेंड करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश पर और नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी पर। नाभिक में प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल उतना अधिक होगा। ये नाभिक है और ये बाह्य कोश है और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब नाभिक पर चार्ज जितना अधिक होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार, इसी को जेड इफेक्टिव कहते हैं, कब, जब ये एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा हो। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके बाहर के कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, स्क्रीनिंग और बढ़ जाती है। और इस नाभिक की बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन से दूरी कब, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा हो। तो जब कोई परमाणु अणु के रूप में हो तो उसके प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज और परिधि पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी के बल पर डिपेंड करता है क्या, नाभिक द्वारा जो इस इलेक्ट्रॉन पर आरोपित आकर्षण बल है वो। तो नाभिक द्वारा आरोपित आकर्षण बल F ये इक्वल टू होता है किसके, E स्क्वायर जेड इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। ये सीजीएस सिस्टम है। अगर आप MKS लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इस फार्मूले में फिर हम MKS में अगर बदलते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। अब देखिए यह जो है पाउली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो हम लोग ऑलरेड-रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ चर्चा करेंगे, ये इंटरप्रेट करता है पाउली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसके रूप में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पैरामीटर है जेड
कोवेलेंट अपॉन आर स्क्वायर इस पैरामीटर के रूप में पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन्होंने एक्सप्रेस किया। इन्होंने बताया कि पाउलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फंक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फंक्शन है। अर्थात बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल जितना अधिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी अधिक होगी। अर्थात पाउलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक फंक्शन है, फलन है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, नाभिक का जो बाह्य कोश पर आकर्षण बल लगता है। तो इस प्रकार से देखिए इन्होंने they interpreted Pauling electronegativity in terms of attractive force या parameter attractive force Z upon R covalent square, that is Pauling electronegativity is a function of electrostatic force of attraction। पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका फलन है, जो आकर्षण बल आरोपित हो रहा है किस पर, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का, उसी का फंक्शन होता है। तो इन्होंने बताया पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये फंक्शन है किसका, फोर्स का, ठीक है, या फोर्स का जो पैरामीटर है Z कोवेलेंट अपॉन R कोवेलेंट स्क्वायर। तो पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंक्शन है किसका, फोर्स का, और फोर्स का जो पैरामीटर है ये हमने अभी देखा ना, F इक्वल टू था E स्क्वायर Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। तो यही चीज तो वेरी करता है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये कहाँ वेरी करता है, वो तो कांस्टेंट है। तो ये इसी का प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ये वेरी करता है तो किसी का फंक्शन होता है क्या, पाउलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब देखिए जब जो है हम थर्मोडायनेमिक डाटा के आधार पर, यानी कि बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है और जो हम कहें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देखिए उसके आधार पर व्हेन पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक डाटा, पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम थर्मोडायनेमिक के आधार पर, ऊष्मागतिकी के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, उसको अगर हम इस पैरामीटर के अगेंस्ट ग्राफ खींचे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, जिसमें एक स्लोप होता है एक निश्चित और एक इंटरसेप्ट होता है। देखिए कैसे, अगर हम पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये फोर्स पैरामीटर Z कोवेलेंट अपॉन R कोवेलेंट स्क्वायर, इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ देखिए कैसा मिलता है। एक्स एक्सिस पर मैंने इसको लिया, वाई एक्सिस पर इसको, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त होता है, और इसका ये इंटरसेप्ट, एक इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर, इसकी वैल्यू क्या मिलती है 0.744 ये मिलता है, और ये जो स्लोप है थीटा, स्लोप की जो वैल्यू है ये 0.36 मिलता है। तो इस प्रकार से जो फोर्स पैरामीटर है पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी xp और फोर्स पैरामीटर Z इफेक्टिव अपॉन R कोवेलेंट स्क्वायर के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो देखिए ग्राफ हमें कैसा मिलता है। ये पावरिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है 0.36 इंटू जेड कोवेलेंट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.74। ये जो है ये देखिए ये y और ये m x और ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। हम पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को y एक्सिस पर, ये m जो है स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है और ये फोर्स पैरामीटर है। अगर हम ग्राफ खींचे तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करके ऑलरेडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कैलकुलेट किया जाए, इस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट किया गया, उसे हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। और ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AR ये किसके बराबर होता है 0.36
और Z कोवेलेंट अपान R कोवेलेंट स्क्वायर और प्लस 0.74। ये जो है ऑलरेडी ट्रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला है। हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रखते हैं और कोवेलेंट रेडियस रखते हैं, उस कंपाउंड में जो एटम का कोवेलेंट रेडियस है उसको रखते हैं और फिर जो है हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो है अगला कुछ नोट करके कुछ पॉइंट हैं उनको देखा जाए, कुछ विशेष बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो R कोवेलेंट है इसको यदि हम पिकोमीटर, जो कोवेलेंट रेडियस है इसको यदि हम पिकोमीटर में ले लें तो ये जो टर्म है कोफिशिएंट ये 0.36 की बजाय 36,000 हो जाता है, ये ध्यान देंगे। दूसरा, यदि कोई हम आइसोलेटेड आइटम लेते हैं, ठीक है, जिसमें X वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि हम कोई सिंगल आइटम लेते हैं जिसमें X वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम उसका जेट कोवेलेंट काउंट करते हैं, कोवेलेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या X+1 लेते हैं। जैसे यदि हमने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन अकेला है, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? X। जब ये किसी से बॉन्ड बना लेगा तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के थ्रू मिल गया ना, जब कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन X+1 होते हैं। तो जब हम कोवेलेंट कंपाउंड में किसी आइटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन और हम जोड़ देते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में X इलेक्ट्रॉन है तो हम X+1 इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर काउंट करते हैं। दूसरा देखिए, यदि जो है कोई आइसोलेटेड आइटम है और उसके वैलेंस शेल में, जैसे फ्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मान लें X इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इस आइसोलेटेड आइटम का जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व ना हो उसका जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या X से 1 कम। तो जब हम फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आइसोलेटेड फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे वैलेंस शेल में? वैलेंस शेल में 7 होते हैं तो 7 - 1 अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन लेके कैलकुलेट करेंगे। और जब फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बना के किसी से जुड़ा हो तब इसका जेट इफेक्टिव कोवेलेंट में कैलकुलेट करेंगे तो 7 + 1 अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जब हम किसी आइसोलेटेड आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे, सिंगल आइसोलेटेड आइटम की ऑलरेडी रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ हम Z - 0.35 जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें 0.35 लेस कर देते हैं। और अगर जो है ऐसा नहीं है तो फिर हम इसमें 1.35 और जोड़ देते हैं, ये है अगर कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में है तब। देखा जाए जेट इफेक्टिव फॉर ब्रोमीन एज आइसोलेटेड आइटम, जब ब्रोमीन को हम आइसोलेटेड आइटम के रूप में लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है? न्यूक्लियर चार्ज 35 माइनस इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो यहाँ हमने कितना लिया? 7 - 1 6, फिर उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, फिर सबसे अंदर का इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम इसको XBr कोवेलेंट बॉन्ड में लेते हैं तब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिया है? ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हम 7 + 1 8 लेंगे और 8 से 1 कम को हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ 7 है तो 7 से 1 कम
और यहाँ 7 है तो 7 एक बढ़ा करके 8 हो जाएगा, 8 से एक कम को हम यहाँ यूज करेंगे तो 0.35 इंटू 7 करेंगे और उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। इस प्रकार से ये आता है। तो हम इस प्रकार से ऑलेड्रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते समय यहाँ हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, यहाँ जितना वैलेंस शेल में होते हैं उससे एक कम लिया जाता है, यहाँ एक बढ़ा के लिया जाता है। अब आते हैं मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑलेड्रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑलेड्रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑलेड्रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेरिट क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए जब थर्मोडायनेमिक डाटा उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे जो इनर्ट गैसें हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, उनके कोई थर्मोडायनेमिक डाटा उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पाउलिंग स्केल पर हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। ठीक है, when thermodynamic data are not available, the Alred-Rosso approach enables to complete the electronegativity value। ठीक है, compute the electronegativity value, compute। तो जब किसी आइटम का थर्मोडायनेमिक डाटा उपलब्ध नहीं होता तब हम ऑलेड-रोसो कंसेप्ट को, इनके अप्रोच को यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना करने के लिए। अगर हम नोबल गैसेस देखें, फॉर नोबल गैसेस देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी can be calculated from the ionization energy rather than from the bond energy। हम अगर किसी इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो पाउलिंग अप्रोच द्वारा, पाउलिंग कंसेप्ट द्वारा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी कोई बॉन्ड एनर्जी, इनका कोई थर्मोडायनेमिक डाटा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन इनको आयोनाइज किया जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो फाइंड की जा सकती है इलेक्ट्रॉन इनमें इंट्रोड्यूस करा के या इलेक्ट्रॉन निकाल करके। तो हम जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलेड-रोसो पैमाने पर फाइंड कर सकते हैं। इनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताई जा सकती है इनके डिक्रीज साइज एंड हाई वैल्यू ऑफ जेट इफेक्ट। अगर हम देखें इनर्ट गैसों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ऑलेड-रोसो स्केल पर हम अगर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.4 कुछ ऐसे होती है, लेकिन नियान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 4.46 या इस तरह से ज्यादा होती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑलेड-रोसो स्केल पर सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियान की होती है, जितने एलिमेंट यहाँ हैं। तो ऑलेड-रोसो स्केल पर इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हमें मिलती है। कारण क्या है? इनकी साइज छोटी होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होना, साइज छोटे होने से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होना, ये कारण है इनकी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। देखिए अगला फॉर नोबल गैसेस ऑलेड-रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं जेट इफेक्टिव वैल्यू से, और हमें इसके लिए रेडियस चाहिए ऑर्बिटल का, तो n स्टार स्क्वायर अपॉन जेड स्टार स्क्वायर। ये स्लेटर रूल को यूज करके हम इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेते हैं, इसका स्क्वायर अपॉन ये कर दें, और ये बोर रेडियस है। तो हमें जो कोवेलेंट रेडियस है किसी एटम का वो मिल जाता है, आर कोवेलेंट मिल गया, आर मैक्सिमम मिल गया, जेड स्टार मिल गया। तो हम फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो कंप्यूटेड वैल्यू है, ऑलेड-रोसो की जो कंप्यूटेड वैल्यू है, और पाउलिंग पैमाने पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि थर्मोडायनेमिक डाटा पर आधारित है, उनमें काफी कुछ समानता है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आवर्त के तत्वों में किसके, एस और पी ब्लॉक में। ठीक है ना?
और सेकंड, थर्ड, फोर्थ आवर के तत्व, और एस तथा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में जो उनके नीचे वाले हैं, जैसे कि 5वें, 6ठे, 7वें आवर के तत्व, लेकिन अगर एस ब्लॉक में आ रहे हैं तो सेकंड पीरियड के सभी तत्व, थर्ड पीरियड के सभी तत्व, फोर्थ के सभी तत्व जो एस ब्लॉक के नीचे आते हैं। किसके नीचे? एस ब्लॉक के। उनमें तो दोनों में समानता होती है, लेकिन जो एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक वाले हैं उनके पहले डी और एफ कंट्रैक्शन आता है, और जहां पे ये कंट्रैक्शन एब्सेंट है वहां पे सिमिलरिटी मिलती है ऑलरेड-रोसो और पाउलिंग में। लेकिन जहां पर ये कंट्रैक्शन आ जाता है वहां पर जो है ऑलरेड-रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है पाउलिंग के कंपैरिजन में। तो एक पॉइंट ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण है, ऑलरेड-रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में सिमिलरिटी हमें सेकंड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में मिलती है, और फोर्थ पीरियड में हमें मिलती है, और उसके नीचे भी मिलती है। कहां पर? एस ब्लॉक में। लेकिन आगे जब पी ब्लॉक में देखेंगे, जिनके पहले डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, जिन एलिमेंट के पहले, उनमें ये नहीं मिलता, उनमें ऑलरेड-रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है पाउलिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑलरेड-रोसो मेथड कभी-कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलरेड-रोसो मेथड से कभी-कभी जो है विश्वसनीय वैल्यू, रिलायबल मेथड प्राप्त करना डिफिकल्ट होता है कोवैलेंट रेडियस का, और ये ऑलरेड-रोसो मेथड का लिमिटेशन है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, जो कोवैलेंट रेडियस हम प्राप्त करते हैं वो ऑलरेड-रोसो मेथड से प्राप्त करना कभी-कभी अविश्वसनीय होता है, एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिलती है, और यही जो है ऑलरेड-रोसो मेथड का लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऑलरेड-रोसो कंसेप्ट जो है, जो ट्रांजिशन यानी लैंथेनाइड और पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं, उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करता है बड़ी सरलता से। ऑलरेड-रोसो कंसेप्ट कैन एक्सप्लेन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पोस्ट यानी कि ट्रांजिशन एंड पोस्ट लैंथेनाइड, पोस्ट ट्रांजिशन और पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट के। जो पी ब्लॉक में डी ब्लॉक के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, जिनके पहले डी ब्लॉक में यानी एलिमेंट कोई है, जैसे 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज के बाद वाले, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के बाद वाले जो एलिमेंट है पी ब्लॉक में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और उसको जो है ऑलरेड-रोसो कंसेप्ट बड़ी सरलता से एक्सप्लेन करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनका हाई लेते हुए। अब हम आते हैं सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला है सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर चर्चा करेंगे। देखिए सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एस सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट देखते हैं सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए सैंडरसन ने किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसके स्टेबिलिटी रेशियो के आधार पर मेजर किया। सैंडरसन डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे परिभाषित किया? इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी रेशियो FR। सैंडरसन ने स्टेबिलिटी रेशियो के आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया। फिर gives the measure of the compactness of the electron cloud around the nucleus। जैसे किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कितना कंपैक्ट है, कितना सघन है, कितनी कंपैक्ट पैकिंग उसकी है, उस पर डिपेंड करता है। उस पर क्या डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना कंपैक्ट पैकिंग होगी उतना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस एटम की। ठीक है, तो इसी कंपैक्ट पैकिंग को हम स्टेबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। तो किसी एटम का जो स्टेबिलिटी रेशियो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी कंपैक्ट पैकिंग है, कितनी कंपैक्ट पैकिंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, और इसी को यूज करके डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सैंडरसन। ठीक है, तो जो कंपैक्टनेस जो स्टेबिलिटी रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टेबिलिटी रेशियो को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। स्टेबिलिटी रेशियो ये हम कैसे निकालते हैं?
एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइडेड बाय आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी आइटम की जो एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों के रेशियो को हम स्टेबिलिटी रेशियो के रूप में देखते हैं। स्टेबिलिटी रेशियो, ये एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के रेशियो के रूप में हम इसे देखते हैं। अगला देखिए, जो आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द इनर्ट गैस अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। और देखिए, जैसे कोई गैस, अगर हमने जो इनर्ट गैसें हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उनके एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट अगर हम ग्राफ खींचे तो हमें उससे जो है आइडियल गैस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। इस प्रकार से आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें देता है एक हाइपोथेटिकल आइटम व्हिच बिहेव लाइक एन इनर्ट गैस एट इट्स ओन एटॉमिक नंबर। देखिए, हमारे पास जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, और ये इनर्ट नहीं है, इसके वैलेंस शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यदि हम कल्पना करें कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर के कोष में, और ये अक्रिय गैस जैसा बिहेव कर रहा है, तब हम इस काल्पनिक अक्रिय गैस का इसके एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट हम अगर ग्राफ खींचे, 8 जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 एटॉमिक नंबर वाले इनर्ट गैस, और इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस काल्पनिक इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच ग्राफ खींचे तो हमें जो है क्या मिलता है? इसका खुद का एटॉमिक नंबर जो है 9, और इस काल्पनिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच ग्राफ खींचे तो हमें जो है आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कैसे प्राप्त करते हैं? ये हम कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं किसी एटम के वैलेंस शेल में अपॉन उसके वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है एवरेज। तो एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इस प्रकार से ले लें और आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दोनों का जो रेशियो है वही स्टेबिलिटी रेशियो। आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रेशियो क्या कहलाता है? इस पे स्टेबिलिटी रेशियो, और यही सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/RI, इसकी जगह होगा ये 1/R और ये होगा 1/RI, तो ये का क्यूब और ये भी क्यूब। जब वॉल्यूम निकालेंगे इससे तो ये RI ऊपर और R नीचे, तो सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा किसके? ये हो जाएगा RI की पावर 3/RI, R की पावर 3। तो इस तरह से हम जो है उनके रेडियस का क्यूब करके सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्राप्त कर सकते हैं जो एटम का रेडियस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन हम करेंगे चार्ज सेपरेशन का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वलाइजेशन कंसेप्ट के आधार पर। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज सेपरेशन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वलाइजेशन। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम यूज करके हम किसी एटम पर जो पार्शियल अपोजिट चार्जेस जैसे आ रहे हैं, इन चार्जेस इनको हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज सेपरेशन कितना है। लेकिन आज की क्लास इसी पे बंद करते हैं, यहाँ से अब कल क्लास देखा जाएगा। आज की इतना ही, धन्यवाद।